हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 के जीके सीरीज में फिर से स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 84, 84वां सेट। 83 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा कि जो डुरंड रेखा है वो इनमें से किन दो देशों के बीच है? पहला है पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान और चीन और भारत। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि डुरंड रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है। फ्रेंड, अगर इसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर आप इसका A, B, C या D दे सकते हैं। तो सही जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सी इसका सही जवाब था। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य हैं जहां से नहीं गुजरती? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो मैं बता दूं कि कर्क रेखा जो है वो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जिसमें कौन कौन से राज्य हैं लिखिएगा। इन स्टेट्स के नाम जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती हैं। वो 8 राज्य हैं, टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती हैं। वो है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से गुजरती। तो हमने अभी जहाँ जहाँ नाम लिया उसमें मैंने आंध्र प्रदेश का कहीं भी नाम नहीं लिया। तो इसलिए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती इन चारों में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने सफल वर्ड यूज किया हुआ है। सक्सेसफुल कौन सा कारखाना था? तो भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? सूरत, कोलकाता, जयपुर या फिर लखनऊ। तो देखो हुआ क्या था, एक जगह था पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे बाली, जो कलकत्ता के बहुत निकट था। वहाँ पे सबसे पहले 1870 ईस्वी में ही कागज का कारखाना लगाया गया था, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था, तो आप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक जगह है, बाली के नाम से है, जहाँ पर 1870 ईस्वी में भी लगाया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। बाद में 1879 में 1879 में लखनऊ में एक कारखाना लगाया गया जो कि सफल हो गया। तो भारत में कागज का पहला कारखाना बाली में 1870 ईस्वी, बाली वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और भारत का पहला सफल कारखाना अगर बात किया जाए तो लखनऊ में, जो कि 1879 ईस्वी में 1879 में लगाया गया। तो सही जवाब क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, अगर इसका आपको PDF विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे क्विजेस भी आते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सर्च करना है क्विज QUIZ 742 742, ये नाम से ग्रुप है, जहाँ पे आपको इसका PDF विद आंसर भी मिलेगा। किसी क्वेश्चन पे आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे। साथ ही कोई भी वहाँ पे क्विजेस आते रहते हैं और इसका PDF विद आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वायुयान के चक्के में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो एरोप्लेन होता है उसका जो चक्का होता है, टायर्स होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया गया हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि वायुयान के चक्के में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह का 4 दिन लेके आते हैं। वो कौन कौन सा दिन होता है? वो होता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ये 25 क्वेश्चंस के सेट होते हैं जो डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम में आए क्वेश्चंस होते हैं।
कई बार आए क्वेश्चंस होते हैं। और यदि सप्ताह के 4 दिन वीडियो आते हैं तो 25 इंटू 4 100 क्वेश्चंस आपके विद डिटेल वो क्वेश्चंस तैयार होते हैं जिसको हम लोग क्रीम क्वेश्चंस बोल सकते हैं एग्जाम के लिए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा कीजिए और क्विज 247 का पार्ट जरूर बनिए। तो अगला वीडियो, जैसे आज संडे है तो अगला वीडियो कल फिर आएगा मंडे को, फिर बुधवार को आएगा, फिर शुक्रवार को, फिर संडे को, ये रोटेशन चलता रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो क्वेश्चन पर अब आते हैं, वायुयान के चक्के में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही जवाब होगा नाइट्रोजन, बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन नाइट्रोजन से मन में आ गया मेरा, तो आप बताएंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, ठीक है, और उसका मात्रा का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत वो गैस पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द्रव के मिश्रण को पृथक करने की विधि है। आपको ऑप्शन दिया गया है 4 और आपको बताना है कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा द्रव के मिश्रण को तोड़ा जा सकता है, यानी पृथक किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। ऑप्शन है भाप आसवन पहला, दूसरा है आंशिक आसवन, तीसरा है आसवन विधि और चौथा है नन ऑफ दिस। तो अब सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, जो कि आसवन विधि के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा द्रव के मिश्रण को तोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आर्यों की भाषा थी। अब ऑप्शन दिया गया है आपको 4, इसमें से बताना है आर्य कौन सी भाषा में बात करते थे, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़ और प्राकृत। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा संस्कृत, ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विज 247 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपसे जो वीडियो का मैंने एक वादा किया कि सप्ते में 4 वीडियो आते हैं और वो 25 क्वेश्चन का सेट आता है, यानी 100 क्वेश्चन पर वीक आपके क्रीम क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जो क्विज 742 के नाम से है, क्विज 742 के नाम से है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, वाटर में नहीं घुलेगा। ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है इसमें जो कि जल में घुलनशील नहीं है। सही जवाब जाएगा ए को। विटामिन ए जो है वो कंप्लीटली जल में बिल्कुल नहीं घुलता। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से मानव के शरीर में सबसे 2 रोग होते हैं। एक तो पहला एनीमिया होता है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है, शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है, और रक्त की कमी होती है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। दूसरा जो बीमारी होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? आँख में प्रॉब्लम आता है, कॉर्निया पे एक झिल्ली सी आने लगती है, तो वो होता है दूसरा प्रॉब्लम। तो रतौंधी भी विटामिन ए से संबंधित है। तो और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी एग्जाम में आ चुका है, जिसका नाम है रेटिनॉल। ये आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। महाजनपद गांधार की राजधानी थी। महाजनपद टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से गांधार की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर पहला ऑप्शन दिया गया है, पुरुषपुर, उज्जैन और तक्षशिला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है महाजनपद गांधार की राजधानी कहाँ थी। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा तक्षशिला को जाएगा। डी इसका राइट आंसर था। फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 2-3 बार आ चुका है। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1975 में, 1761 में, 1795 में
या 1948 में? सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1761 में। हैदर अली 1761 ईस्वी में 1761 में मैसूर का शासक बना था। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। रामचंद्र पांडुरंग, मंगल पांडे, संग्राम पांडुरंग और इनमें से कोई नहीं, NOT, नन ऑफ दिस। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा ए को, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। क्विज 742 के नाम से है। वहाँ पे इसका PDF विद आंसर मिलेगा। किसी क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकेंगे। मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सप्ताह में जो 4 दिन मैंने जैसे बताया कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोमवार, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन वीडियोस आते हैं। 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है, यानी सप्ताह में आपके 100 क्रीम क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं विद डिटेल्स। आगे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जमुना किस नदी का उपनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जमुना, देखिए एक है यमुना जो दिल्ली में बहती है, और एक है ये जमुना, थोड़ा सा फर्क है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे यमुना डिफरेंट नदी है और जमुना डिफरेंट नदी है। तो जमुना किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोमती और घाघरा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। अब बोलेंगे ब्रह्मपुत्र को जमुना कैसे जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, फिर से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को उसी देश में यानी बांग्लादेश में ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नदी का नाम आए तो आप गंगा मारिएगा आंसर में, और जमुना नदी का नाम आए तो आप ब्रह्मपुत्र मारिएगा आंसर में। और ये कहाँ पे जाना जाता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो वो है ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो वो है टाका। टाका, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? किनके? तो नेताजी के। कहीं ऐसा भी आएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चितरंजन दास। कहीं कहीं चितरंजन दास का नाम CR दास भी लिख देगा, कहीं कहीं देश बंधु के नाम से भी आते हैं। तो देश बंधु के नाम से भी आ जाए तो आप समझिएगा चितरंजन दास, क्योंकि देश बंधु CR दास या देश बंधु चितरंजन दास इनको बोला जाता है। देश बंधु इनका उपनाम है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे देश बंधु इनका उपनाम किसने दिया है, ये आपके लिए टास्क है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही जवाब है CR दास, देश बंधु चितरंजन दास। डी इसका राइट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? किसका? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन दिए गए। किसका नारा? पूर्ण स्वराज का नारा। तो पूर्ण स्वराज का नारा 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था, और यह दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी इसका सही जवाब है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। मछली का, मत्स्य का सबसे बड़ा निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? मैक्सिको, ब्राजील, भारत और चीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश, एक्सपोर्टर ऑफ फिशेस। तो सही जवाब है चाइना। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। अगर भारत की बात करें तो चीन के जस्ट बाद भारत यानी सेकेंड रैंक पर आता है भारत। इंडिया पहला है चीन और दूसरा है भारत। क्लियर है? तो विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश हो गया चाइना, और भारत की बात हो तो वो दूसरे स्थान पर आता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
डॉबसन इकाई से मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉबसन इकाई से मापा जाता है वायु की तीव्रता, ओजोन परत, भूकंप और ध्वनि की तीव्रता। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना कि डॉबसन से क्या मापा जाता है, डॉबसन यूनिट किसका है। तो सही जवाब होगा जो ओजोन परत की मोटाई होती है, जो ओजोन लेयर है उसकी जो मोटाई है ओजोन परत की, उसको डॉबसन से ही मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा इसको। डॉबसन जो यूनिट है उससे ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अच्छा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या रखा गया? वो है O3। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण वाला स्टेशन है, यानी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा कि कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है सबसे पहले वहां पर कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन होना शुरू हुआ था। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु। मेरे भाई लोग, बहुत लोग मुंबई मार के आए एग्जाम में आते हैं, जो गलत आंसर हो जाता है। सही जवाब है इसका दिल्ली। पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षित स्टेशन है दिल्ली, और यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1985 ईस्वी में, 1985 में स्टार्ट किया गया था। और कंप्यूटरीकृत आरक्षण वाला पहला स्टेशन कौन सा बना था? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन नगर किस शहर का उपनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन नगर किस शहर का उपनाम है? ऑप्शन दिया गया देहरादून, जोधपुर, धनबाद और नैनीताल। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना वन नगर किस शहर का उपनाम है। तो सही जवाब जाएगा देहरादून। देहरादून सही जवाब है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सप्ताह में आने वाले 4 इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। संविधान का कौन सा संशोधन नगर पालिका से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। संविधान का कौन सा संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, यानी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है? वो संशोधन जो हुआ था, वो जो अमेंडमेंट हुआ था, वो नगर पालिका के लिए हुआ था। ऑप्शन है 81वां, 55th, 42nd और यहाँ पे है 74th। 42nd होता है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, और ये है 74th। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो सही जवाब होगा डी, 74th, 74वां संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में, 1992 में हुआ था। 1992 में 74वां संशोधन हुआ था। और इसमें जो एम रखा गया था, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, वो ये लक्ष्य था कि शहरी निकायों को समान ढांचा दिया जाए। जो नगर पालिका के अंदर शहर आते हैं, सारे निकाय को, जो सारे उसके निकाय हैं, उसको एक समान ढांचा, एक समान कंस्ट्रक्शन दिया जाए, पहला। दूसरा जो लक्ष्य रखा गया था इस संशोधन में, वो था कि स्वशासन को प्रभावशाली बनाया जाए। किसको? स्वशासन को प्रभावशाली बनाया जाए। तो दो इसके लक्ष्य थे, और ये 1992 ईस्वी में 74वां संशोधन जो हुआ था, वो संविधान के नगर पालिका से संबंधित है। डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1959, 1959, 1963, 1948 और 1952। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब था गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन 1959 को, 1959 को पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? वो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कहाँ पे? नागौर एक जिला है, नागौर एक जिला है। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। और वहीं पे पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959, 2 अक्टूबर को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी, पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके ही राज में ये हुआ था। तो ए इसका सही जवाब हो गया, ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। फ्रेंड्स, हम लोग सप्ताह में 4 दिन वीडियो लाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइम रहता है रात के 9:30 PM, 9:30 बजे रात में आता है और ये सप्ताह के 4 दिन आते हैं। तो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। सर्वाधिक गन्ना वाला राज्य है, उत्पादन वाला, तो वो है उत्तर प्रदेश। बी इसका सही जवाब हो गया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 21। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? किसका? इरडा। इरडा का मतलब क्या है? यहाँ पे IRDA इरडा दिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस, आई से इंश्योरेंस जिसको बीमा बोलते हैं, रेगुलेटरी जो रेगुलेट करता है, एंड डेवलपमेंट विकास एंड अथॉरिटी प्राधिकरण। इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको लिख लीजिएगा। इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRD का फुल फॉर्म यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में, ठीक है। और ये जो है इरडा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो वही पूछ रहा है कि इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। इरडा का मुख्यालय है हैदराबाद। सी इसका राइट आंसर हो गया। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? ओपेक क्या है? OPEC। ओपेक क्या है? इसमें क्या है? ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग और सी से कंट्रीज, देश। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। 14 सितंबर 1960 को। ये सब क्वेश्चन भी आ जाता है तो लिख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया मत लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और वहीं इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 13, 12, 17 और 10। तो सही जवाब है 13 इसके सदस्य देश हैं। ए इसका सही जवाब है। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके 13 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को भी थी। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अम्लराज बनाने में कौन सा प्रयोग होता है। H2SO4, HNO3, HCl और NaOH। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही जवाब है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अम्लराज बनाने में यूज होता है। सी इसका सही जवाब है। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में, क्वेश्चन समझिएगा, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? क्या? तो यूरिया, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? 2.5%, 3%, 2% और 4.5%। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 2.5%, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये भी बता दो कि मानव मूत्र में जो वाटर की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, वो होती है 95%। ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 95% मात्रा जो होता है वाटर का होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? तो वो है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। दांतों और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। इनमें से कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया जो कि दांत और हड्डियों को बनाने में मदद करता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट,
कैल्शियम फास्फेट और पोटेशियम सल्फेट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि दांतों और हड्डियों के बनने का स्रोत है। तो सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट, सी इसका सही जवाब था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। वहाँ पे ये PDF विद आंसर मिलेगा आपको वहाँ पे, और साथ ही आपको हमसे किसी क्वेश्चन पर डिस्कस करना, आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि सप्ताह के 4 दिन जो रात के 9:30 बजे वीडियो आते हैं, कौन कौन सा वीडियो दिन है वो, संडे है, मंडे है, वेडनेसडे और फ्राइडे है, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इसका नोटिफिकेशन मिल सके। 100 क्रीम क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे विद डिटेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेके, कल ही मिलेंगे फिर हम आपसे, क्योंकि कल मंडे है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय जवान।